हेलो एंड वेलकम टू द कैपिटल स्टडी सर्कल। कैपिटल स्टडी सर्कल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है पॉलिटिकल साइंस के लिए या सिविक्स, जो टीजीटी पीजीटी दे रहे हैं उनके लिए सिविक्स है, या हायर एजुकेशन के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, या नेट जेआरएफ की जो तैयारी कर रहे हैं वो पॉलिटिकल साइंस है। ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही है। तो जैसा कि आप जानते हैं कैपिटल स्टडी सर्कल आज ऑफलाइन भी आ चुका है, ऑनलाइन भी चल ही रहा है हमारा कोर्स। तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आने वाले जो स्लाइड्स हैं उसमें हमारे नंबर दिए हुए हैं, आप उस पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप करके हमें आप हमसे इंक्वायरी ले कर सकते हैं, और ज्वाइन करना चाहें तो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहले जो 50 क्वेश्चन हम इसमें कर चुके हैं और 51st क्वेश्चन है, और हमने आपको बताया ये बाइलिंगुअल होता है क्योंकि इंग्लिश और हिंदी दोनों में जानकारी होनी चाहिए। कई बार हिंदी में कुछ गलत हो जाता है तो इंग्लिश में सही होता है, और कई बार हिंदी में कुछ कठिन होता है तो इंग्लिश में इजी होता है, और कई बार उल्टा भी होता है, इंग्लिश में जब कठिन टर्म्स होते हैं वो हिंदी में पढ़ने से आसानी से मिल जाते हैं। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं एटलीस्ट यूपीएचएससी की या यूपी टीजीटी पीजीटी की, तो वहाँ पे तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या कह रहा है क्वेश्चन 51 नंबर। एक विकासात्मक राज्य वह है जो, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, को बढ़ावा देने के विशिष्ट उद्देश्य के साथ आर्थिक जीवन में हस्तक्षेप करता है। A developmental state is one of that intervenes in economic life with the specific purpose of promoting, उसके बाद ऑप्शन दिए हुए हैं। तो विकासात्मक या डेवलपमेंटल स्टेट क्या होता है? आज के समय अगर हम देखें तो मॉडर्न जो स्टेट्स हैं वो डेवलपमेंटल स्टेट्स हैं। डेवलपमेंट सबसे अधिक फोकस हम किस चीज़ पे करते हैं? डेवलपमेंट पे। आज से अगर हम पहले चले जाएं तो कभी रिलीजन बहुत ज़्यादा था, कभी राजा इटसेल्फ बहुत ज़्यादा था, कभी कल्चर बहुत ज़्यादा था, कभी लैंग्वेज। एक समय में यूरोप अगर देखें तो लैंग्वेज के नाम पे वहाँ पे लड़ाई होती थी, तो वो नेशनलिज्म के नाम पे होती थी। लेकिन वो अभी सारी जो चीज़ें हैं वो क्या हो गया, डेवलपमेंट के बेसिस पे होता है। तो डेवलपमेंटल स्टेट ज़्यादातर डेवलपमेंटल स्टेट है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो आइडियोलॉजी के बेस पे भी रहे हैं स्टेट, लेकिन आज के समय मोस्टली जो है वो डेवलपमेंटल स्टेट है। तो अब डेवलपमेंटल स्टेट किस चीज़ पर फोकस करते हैं? अगर इंडिया का एग्जांपल ले लें तो इंडिया भी एक डेवलपमेंटल स्टेट है, और दूसरे कंट्रीज भी। तो औद्योगिक वृद्धि करते हैं, आर्थिक जीवन में राज्य नियंत्रण, तो ये तो नहीं करता। आर्थिक जीवन में राज्य नियंत्रण जो हो जाएगा ये डेवलपमेंटल स्टेट की जगह सोशलिस्ट स्टेट या कम्युनिस्ट स्टेट माना जाएगा। राज्य नियंत्रण में आर्थिक जीवन और आर्थिक विकास, फिर से ये गड़बड़ है। राज्य के नियंत्रण में, राज्य नियंत्रण नहीं करता है आज के समय मॉडर्न स्टेट में, डेवलपमेंटल स्टेट या कैपिटलिस्ट स्टेट में राज्य इकोनॉमिक चीज़ों को कंट्रोल नहीं करता। औद्योगिक वृद्धि तथा आर्थिक विकास ये तो करता है। सामाजिक पुनर्गठन और आर्थिक विकास, सामाजिक पुनर्गठन पे फोकस नहीं करता है, आर्थिक विकास पे तो करता है। तो यहाँ पे ये चीज़ से गलत है। तो आप देखते हैं, इंग्लिश में देख लेते हैं। इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड द इकोनॉमिक लाइफ अंडर स्टेट कंट्रोल। अंडर स्टेट कंट्रोल इज फॉल्स आइडिया अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंटल स्टेट और कैपिटलिस्ट स्टेट। इकोनॉमिक लाइफ अंडर स्टेट कंट्रोल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, economic life under state control, that is the problematic thing. Only economic development, that is true, but under the state control, that is false. So that too is also wrong. Industrial growth and economic development, so problem, yes, industrial growth and economic development focuses on the both. Social restructuring, that is problematic thing, that is not. And economic development, yes, economic development is common, but social restructuring is not the focal point of the developmental state. तो सही क्या हो गया? which one is right? third is right. so इसका सही आंसर थर्ड हो गया। आपको समझ में आ गया कि डेवलपमेंटल स्टेट क्या है और हाउ इट वर्क्स, इन विच फील्ड इट इंटरवीन्स एंड विच फील्ड इट प्रमोट्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं 52। निम्नांकित राज्यों के वर्गीकरण में से कौन सा विकासशील समाजों से संबंधित नहीं है? Which of the following classification of state is not related to developing societies? So
ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटेरियन स्टेट, ये है ऑब्वियसली नौकरशाही सत्तावादी, क्योंकि डेवलपिंग जो सोसाइटी होती है अगर आप वहाँ पे आप देखेंगे तो नौकरशाही बहुत मजबूत होती है, वो बहुत पावरफुल भी होती है। जैसे हमारे यहाँ अगर आप देखें इंडिया में या पाकिस्तान में या बांग्लादेश में या तो यहाँ पे जो डीएम होगा या एसपी होगा या पुलिस होगी, इसके पास बहुत पावर है, वो लोग पुलिस से डरेंगे कि मैं पुलिस वाला हूँ। लेकिन वहीं पे डेवलप कंट्रीज़ में चले जाएंगे तो ये जो है एक सर्वेंट की तरह काम करेंगे, एक ऑफिसर की तरह काम करते हैं, लेकिन लोग इनसे डरते नहीं हैं, लोगों से ये डरते हैं। एक तरह से देखा जाए तो उनके ऊपर बहुत प्रेशर होता है, पॉलिटिकल प्रेशर भी और पीपल का भी प्रेशर होता है डेवलप कंट्री में। और डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये खुद एक किंग की तरह बिहेव करते हैं, तो ये माना जाता है अथॉरिटेरियन होते स्टेट। विकासात्मक राज्य में तो ऑब्वियसली विकासशील समाजों में संबंधित नहीं, विकासात्मक राज्य तो होगा ही विकासशील से। इसके अलावा वेबेरियन स्टेट, वेबर का स्टेट क्या है? वेबेरियन स्टेट जो है वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। इसके अलावा रेंटियर स्टेट में भी विकासशील समाज की ही बात कर रहा है, वेबेरियन स्टेट आइडियल स्टेट की बात कर रहा है। रेंटियर समाज मतलब जहाँ पर रेंट की तरह रहते हैं हम लोग, कि हम समाज में रह रहे हैं तो उसका एक, जैसे हम इंडिया में रह रहे हैं तो इंडिया के लिए हम कुछ पे करेंगे, चाहे वो टैक्सेस के फॉर्म में पे करेंगे, चाहे हम अलग तरह से नेशनलिज्म के फॉर्म में पे करेंगे या दूसरी तरीके से। तो ये तीनों तो सही है। वेबेरियन स्टेट जो है आइडियल स्टेट है, विकासशील समाजों से इसका संबंध नहीं है, तो ये भी 3 इसका भी सही हो गया। आगे बढ़ जाते हैं, 53 देख लेते हैं। निम्नांकित में से किसने लोक चयन सिद्धांत के आधार पर नौकरशाही का अध्ययन किया है? तो Who among the following studied the bureaucracy on the basis of public choice theory? Public choice theory के बेसिस पे कौन कर रहा है? यहाँ पे हमारे पास 4 नाम है, रॉल्फ मिलबैंड, विलियम निस्कोनेन, एरिक मस्किन, बी गाय पीटर्स। तो रॉल्फ मिलबैंड, विलियम निस्कोनेन, एरिक मस्किन एंड बी गाय पीटर। तो बेसिस पे पब्लिक चॉइस थ्योरी है। पब्लिक चॉइस थ्योरी क्या है? ये मॉडर्न अप्रोच है कि पब्लिक को जो पसंद आए कि उस तरह से पब्लिक के अप्रोच पे, जैसे हम देखते हैं कि जो डेवलप कंट्री है वहाँ पे आजकल ये बहुत ज़्यादा आ रहा है कि जो चीज़ें पब्लिक की चॉइस है, मान लीजिए जैसे हमारे यहाँ होता है कि सड़क बन रही है, लेकिन सड़क कौन सी बन रही है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, हम नहीं डिसाइड करते, या हमारी अपनी चॉइस के हिसाब से चीज़ें नहीं होती हैं, या कहाँ पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होंगे, कहाँ पे पार्क बनेगा, कहाँ, ये सारी चीज़ें में हमारा रोल बहुत कम होता है हमारा। वही अगर डेवलप कंट्रीज में जाएंगे तो वहाँ के लोगों का, क्योंकि वहाँ की चॉइस जो है कि यहाँ पे पार्क बनना चाहिए, यहाँ पे सड़क खराब हो चुकी, तो वो चीज़ें होती हैं। तो ये जो आइडिया है विलियम निस्कनैन का है पब्लिक चॉइस थ्योरी के लोक चयन में, कि हाँ इसमें ब्यूरोक्रेसी के अंदर पब्लिक चॉइस थ्योरी जो है मॉडर्न अप्रोच है, विलियम निस्कनैन ने किया है। आगे बढ़ जाते हैं 53 के बाद 54 देख लेते हैं। नौकरशाही के कार्य। अब नौकरशाही के कार्य क्या होते हैं? या द फंक्शन ऑफ ब्यूरोक्रेसीज आर, तो प्रशासन को अंजाम देना, यहाँ अंजाम थोड़ा सा कैरिंग आउट एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब उसको जो भी एडमिनिस्ट्रेशन चाहता है उसको इम्प्लीमेंट करना, अंजाम देने का मतलब यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना। नीति संबंधी सलाह देता है, ऑफरिंग पॉलिसी एडवाइस, ऑब्वियसली गवर्नमेंट को पॉलिसी एडवाइस भी देता है। राजनीतिक स्थिरता बनाए रखना, एक तरह से देखें नौकरशाही क्योंकि बनाए भी रखती है, क्योंकि जब गवर्नमेंट नहीं होती तो भी सिस्टम उसी तरह चलता रहता है। देखिए बहुत से स्टेट में या सेंटर में भी जब गवर्नमेंट गिर जाती है उसके बाद भी तमाम सारी चीज़ें उसी तरह स्मूथली चलती रहती है, तो एक तरह से ये स्टेबिलिटी को भी बनाए रखते हैं। हितों का स्पष्टीकरण और समूहीकरण करना, आर्टिकुलेटिंग द एग्रीगेशन ऑफ इंटरेस्ट, ये भी सही है। तो ब्यूरोक्रेसी ऑलमोस्ट हर चीज़ कंट्रोल करती है डेवलपिंग कंट्रीज़ में, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4th, 1 2 3 4 सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं 55th पे देख लेते हैं। 55th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 55th
जो है निम्नांकित में से किसे नीति विज्ञान का जनक माना जाता है? नीति विज्ञान। हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड टू बी द फादर ऑफ पॉलिसी साइंस? तो पॉलिसी साइंस देखिए, अब ये नया सब्जेक्ट कह सकते हैं, नया आइडिया है आज के समय, मॉडर्न समय में पॉलिसी या बहुत जगह साइंस पॉलिसी या इस तरह के पॉलिसी साइंस जो है एक मॉडर्न अप्रोच है कि साइंटिफिक चीज़ों की जो डेवलपमेंट हो रहा है उसका अगर हम सिर्फ कह सकते हैं कि कॉमर्शियल यूज़ करेंगे तो क्या होता है, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे आपने प्लास्टिक अंधाधुंध यूज़ करना, कॉमर्शियल यूज़ किया, प्लास्टिक तो आई, प्लास्टिक खराब चीज़ नहीं है, लेकिन उसका कॉमर्शियल यूज़ कर जैसे आपने किया तो उससे क्या हुआ, एनवायरनमेंट पोल्यूशन बढ़ गया। या किसी झील तालाब का पानी आपने बहुत पूरा सोख लिया, या अचानक कहीं पे डैम बना दिया, तो डैम बना तो दिया लेकिन उससे आसपास के गांव डूब जाते हैं, या कई बार वो टूट जाते हैं, या पहाड़ कमज़ोर हो जाते हैं, उसकी वजह से जो लैंडस्लाइड है, भूस्खलन वो ज़्यादा होने लगते हैं। तो जो वहाँ पे लोकल लोग रह रहे हैं उसको तो नुकसान होता है, या जो घूमने गए हैं कई बार वो भी दब जाते हैं, तो उनकी भी मृत्यु हो जाती है या चोट लग सकती है। तो इस पॉलिसी साइंस क्या कहती है कि ऐसी पॉलिसी बनाए जो सस्टेनेबल हो, जो आगे तक चले, जिससे कम से कम लोगों को नुकसान हो या एनवायरनमेंट को नुकसान हो। तो ये आइडिया तो है, लेकिन इसने किसको दिया, कौन है इसका फादर? हेराल्ड लॉसवेल, हर्बर्ट साइमन, डेविड ईस्टन, चार्ल्स लैंडलो। तो इसका सही आंसर हेराल्ड लॉसवेल। फर्स्ट जो है इसका हेराल्ड लॉसवेल ने फादर ऑफ कह सकते हैं पॉलिसी साइंस कहा जाता है, हेराल्ड लॉसवेल, ये याद रखिएगा। ये नया क्वेश्चन है और ये पूछा जा सकता है। आगे बढ़ जाते हैं 56 नंबर क्वेश्चन पे। हर्बर्ट साइमन के बाधित तार्किकता उपागम के विकल्प के रूप में निम्नलिखित में से किस नीति उपागम को माना जाता है? इंग्लिश में देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी अप्रोच इज नोन एज एन अल्टरनेटिव टू हर्बर्ट साइमन्स बाउंडेड रैशनल अप्रोच? तो एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन गया यहाँ पे, हर्बर्ट साइमन्स बाउंडेड रैशनल अप्रोच। ये भी क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है कि बाउंडेड रैशनैलिटी या बाउंडेड रैशनल अप्रोच किसका टर्म है? तो हर्बर्ट साइमन का है। तो अब यहाँ पे जो है इसका बोले कि अल्टरनेटिव कौन ला रहा है, कि किस नीति उपकरण को माना जाता है कि इसके विकल्प के रूप में, अल्टरनेटिव के रूप में। डेविड ईस्टन का ब्लैक बॉक्स प्रतिमान, क्या ये है? नहीं। चार्ल्स लैंडलो का इंक्रीमेंटलिज्म प्रतिमान, ये सही है। जॉफ्रे विकर का जटिल गतिविधि प्रतिमान, या ड्रॉ का मानक परक रिश्तम प्रतिमान, नहीं। तो इसका एक तो बहुत से क्वेश्चन इसमें मिल जा रहे हैं कि डेविड ईस्टन का ब्लैक बॉक्स मॉडल भी है और हर्बर्ट साइमन का है बाउंडेड रैशनैलिटी, चार्ल्स लैंडलो का है इंक्रीमेंटलिज्म मॉडल, ये तो सही है। साथ ही जॉफ्री वेकर्स कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी मॉडल, ये भी इनका है। डोरॉट्स जो है नॉर्मेटिव ऑप्टिमम मॉडल। तो सही आंसर तो 2 है, लेकिन हमें इसमें बहुत ढेर सारी इंफॉर्मेशन मिल गई है। इसके बाद देख लेते हैं 57 नंबर। निम्नांकित में से किस समूह को सुशासन के मूल सिद्धांत के रूप में माना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज कंसीडर एज द कोर प्रिंसिपल ऑफ गुड गवर्नेंस? सहभागिता, उत्तरदायित्व, ई गवर्नेंस। आज के समय फिर से मॉडर्न समय में देखें तो गुड गवर्नेंस पे बहुत फोकस किया जा रहा है और इवन यूएनओ भी गुड गवर्नेंस को फेवर करता है, गुड गवर्नेंस पे फोकस कीजिए। और उस गुड गवर्नेंस में क्या क्या चीज़ें आती हैं ये इम्पोर्टेंट है। तो पार्टिसिपेशन, अकाउंटेबिलिटी, ई गवर्नेंस। तो आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे सहभागिता, उत्तरदायित्व, ई गवर्नेंस, उत्तरदायित्व, ई गवर्नेंस, निष्पक्षता, ई गवर्नेंस, निष्पक्षता, सहभागिता, निष्पक्षता, सहभागिता और उत्तरदायित्व। तो गुड गवर्नेंस में देखेंगे तो बेसिक क्या चीज़ें हैं, बेसिक ये सारी चीज़ें आती हैं, ऐसा नहीं कि निगेट कर सकते हैं, लेकिन फेयरनेस होनी चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ये बेसिक चीज़ है।
इसके बाद ये जैसे टर्म ई गवर्नेंस यूज़ कर सकते हैं, नहीं भी कर पा रहे तो कोई बात नहीं। तो ई गवर्नेंस जो है वो जरूरी है कि उसका गुड गवर्नेंस का बेसिक चीज़ें कहीं पे हो सकता है, कोई कंट्री इतना कैपेबल है कि हर चीज़ ई गवर्नेंस के थ्रू करे और कोई नहीं भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि ई गवर्नेंस नहीं है तो वो गुड गवर्नेंस में नहीं हो सकता। तो इसलिए जहाँ जहाँ ई गवर्नेंस है वो तो हट गया, क्या पता फेयरनेस सबसे बढ़ती है कि किसी को ऐसा ना हो कि फेयरनेस ना हो। जैसे हमारे यहाँ अगर देखिए इंडिया का भी एग्जांपल है, क्या दूसरे जो डेवलपिंग कंट्री कि अगर आप कोई टेंडर भरते हैं या कुछ ऐसी चीज़ करते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी है, किसको मिलेगी कुछ नहीं मालूम है, फेयरनेस नहीं होती, पार्टिसिपेशन भी नहीं है। ऐसा नहीं कि सब कुछ सब चीज़ों में सबका पार्टिसिपेशन, आप कोई नया चीज़ करना चाहें या नई चीज़ है तो उसमें आपका पार्टिसिपेशन कम होता है। अकाउंटेबिलिटी, अगर वो कुछ गलत हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी भी यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज़ में नहीं ली जाती है। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये चीज़ें बढ़ाने की ज़रूरत है जिससे कि गुड गवर्नेंस के रूप में हम काम कर सकें। उसका एक फेयरनेस को बढ़ाने का एक तरीका हो सकता है कि ई गवर्नेंस, जहाँ पे जैसे आप जानते होंगे कि आज से पहले बहुत पहले की अगर देखेंगे तो अलग अलग जगह पे एग्ज़ाम्स जो होते थे या एडमिशन तक भी ऐसे ही हो जाते थे। अगर किसी के जान पहचान का कोई प्रिंसिपल है, कोई टीचर है तो वो एडमिशन करा देता था। वो जैसे आज के समय ई गवर्नेंस आने से फेयरनेस हो गई कि मेरिट पे ही होगा। आप जानते हैं कि उससे कम मेरिट है तो उसको आप चैलेंज कर सकते हो कोर्ट में। तो उस तरह की तमाम सारी चीज़ें आप अगर देखेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि जॉब्स में भी कई बार आपको लगता है कि कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है तो उसमें फेयरनेस नहीं है, जो जान पहचान का हो उसको मिल जाएगी। बहुत क्लियर जो गवर्नमेंट जॉब है तो वहाँ पे तो क्लैरिटी है, लेकिन इसके अलावा अगर प्राइवेट जॉब में देखें तो वहाँ क्लैरिटी नहीं है, ऐसा नहीं फेयरनेस है। इसके अलावा पार्टिसिपेशन होना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं, तो ये सही आंसर फोर्थ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 58 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नांकित में से कौन यह दावा करता है या करती है कि आधुनिक समाज में बुनियादी राजनीतिक विरोधाभास नागरिक के रूप में आदमी और निजी व्यक्ति के रूप में आदमी के बीच है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? Who among the following has claimed that the basic political contradiction in modern society is between man as a citizen and man as a private individual? तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? तो यहाँ पे अगर देखें तो इंडिविजुअल्स या कह सकते हैं नागरिक के रूप में आदमी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस या मैन को बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले कौन थिंकर है? कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स ऐसा कहते हैं कि मॉडर्न समय में, आज के समय, एज अ सिटीजन और इंडिविजुअल एज अ प्राइवेट जो है उसका ही कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन है उसके बीच में। तो सही आंसर मार्क्स हो गया। आगे बढ़ते हैं, 59 देख लेते हैं। विकास वह है जो भविष्य की पीढ़ियों को अपनी ज़रूरत को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करता है। ये आज के समय बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए हैं, इस तरह क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। डेवलपमेंट दैट मीट द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट compromising the ability of future generation to meet their needs। क्योंकि ये सारी चीज़ें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी डिस्कस हो रही हैं, डोमेस्टिक प्लेटफॉर्म पे भी डिस्कस कर रही हैं, स्कूलों के अंदर भी बहुत पढ़ाया जा रहा है इन सब चीज़ों पे। तो इस तरह के क्वेश्चन आज के समय अच्छे क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन पूछे जाते हैं। तो क्या होगा इसका सही आंसर? मानव विकास, सतत विकास, राजनीतिक विकास, सतत अवधि विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, मिलेनियम डेवलपमेंट। तो फ्यूचर के लिए भी हो और आज के समय की नीड को भी पूरा करे और फ्यूचर की भी नीड को पूरा करे, कि ऐसा ना हो कि हम ही एक्सप्लॉइट करके ख़त्म कर दें अपने प्रॉफिट के लिए, या जैसे जंगल काट डाले हमने बहुत अपने प्रॉफिट के लिए, अपने घर बनाए, अपने फर्नीचर बनाए, लेकिन आने वाली जनरेशन को दिक्कत होने लगी। आजकल देखिए पोल्यूशन, हमने गाड़ियाँ तो खरीदी, हर आदमी अपने कंफर्ट के लिए गाड़ी खरीदता है, लेकिन उससे पोल्यूशन हो रहा है तो किसको नुकसान हो रहा है? हमारी अगली जनरेशन को, या हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनको ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो और अगर वो भी अपनी गाड़ियाँ खरीदते रहेंगे तो अगली जनरेशन को कितना नुकसान होगा वो तो पता नहीं। तो इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जाती है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, एक गाड़ी में ज़्यादा लोग जाएँ तो कम कम गाड़ी निकले। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है और ये सही आंसर
इसका सही सस्टेनेबल या सतत विकास हिंदी में कहते हैं। तो इस पे बहुत ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चन मिले, वो उसको ज़रूर आप देख लीजिएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से या सतत विकास से किसी भी तरह घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो जरूर आप उसको ध्यान में रखिए। प्रीवियस थीसिस का संबंध है। प्रीवियस थीसिस का कंसर्न इज कंसर्न टू विकास के सिद्धांत से, क्रांति के सिद्धांत से, लोकतांत्रिक शासन के सिद्धांत से, प्रतिरोध के सिद्धांत से। तो किससे संबंधित है? ये है थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट से। प्रीवियस थीसिस जो है वो थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं 60 के बाद 61। निम्नांकित में से कौन समुदाय आधारित सतत विकास के सिद्धांत के लिए जाना जाता है या जानी जाती है? Who among the following is known for the community-based sustainable development? Community-based sustainable development theory। अभी हमने sustainable development theory की बात की थी, सतत विकास की बात की, अब है community based कि समुदाय जो है वो collectively जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं। उसमें जैसे कि अगर देखें हमारे यहाँ अभी राजस्थान के अंदर बिश्नोई कमेटी है, तो वो तमाम सारे जो हिरन हैं या नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको बचाते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, किसी को मार नहीं सकते, ना वो खुद भी खाते हैं ना किसी को खाने देते हैं। या जो नेचुरल रिसोर्सेज चाहे पेड़ पौधे हों, बिना किसी आवश्यकता के उसको काटने या छेड़छाड़ या सिर्फ प्रॉफिट के लिए कि जंगल की लकड़ी काट के बेच दिया या सीधे सीधे वहाँ के पत्थर निकाल के बेच दिए कुछ भी, तो उसके अगेंस्ट में वो लोग रहते हैं बिश्नोई समाज। तो वो जो है कम्युनिटी बेसिस पे, इसी तरह कॉमन इसको थ्योराइज करता है कि कम्युनिटी बेसिस पे अगर हम सब लोग अपने अलग अलग जहाँ पे कम्युनिटी है वो अपने एरिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट करवाए तो अपने आप पूरे कंट्री में या पूरे वर्ल्ड में हो जाएगा। ये थ्योरी कौन देता है? 61 में हमारे पास बहुत से नाम हैं, जियोनी आर्गिवी, अर्जुन अप्पादुरई, एलिनोर ऑस्ट्रोम एंड डेविड हेल्ड। तो इसका सही आंसर थर्ड है, एलिनोर ऑस्ट्रोम। एलिनोर ऑस्ट्रोम जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कम्युनिटी से जोड़ते हैं, कम्युनिटी बेस्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं 61 के बाद 62। अल्प विकास का आंद्रे गुडर फ्रैंक का सिद्धांत किस पर आधारित है? एंड्रे गुडर फ्रैंक्स थ्योरी ऑफ अंडर डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड्रे गुडर फ्रैंक आज के समय पीस थ्योरी जिसको हम कहते हैं शांति सिद्धांत के सबसे बड़े चिंतक हैं। आज के समय अगर देखें तो पीस पे और पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट कह सकते हैं, उस पर सबसे अधिक काम इन्होंने ही किया है और कर भी रहे हैं। तो किस पर आधारित है ये पूछ रहे हैं कि टेक ऑफ संकल्पना पे, महानगर उपग्रह संबंधों पर, सामूहिक क्रिया पर, सामान्य समुच्च संसाधन पर। टेक ऑफ कॉन्सेप्ट, मेट्रोपोलिस सैटेलाइट रिलेशनशिप, कलेक्टिव एक्शन और कॉमन पूल रिसोर्सेज। तो एंड्रे गुडर फ्रैंक एक तरह से देखें तो जो कोर पेरिफेरी की थ्योरी देते हैं उनसे रिलेटेड हैं, या डिपेंडेंसी थ्योरी जिसको हम कहते हैं, या जिसको हम तो उनसे ये रिलेटेड है डिपेंडेंसी थ्योरी। ये क्या कहते हैं? मेट्रोपोलिस सैटेलाइट रिलेशन हो गया है कि आज के समय जो डेवलपमेंट हुआ है तो किसी मेट्रोपोलिस में डेवलपमेंट होता है और उसी को चलाने के लिए एक सैटेलाइट शहर छोटे छोटे बनते हैं। जैसे आप मुंबई, दिल्ली और बड़े बड़े शहरों के बगल में देखेंगे तो ऐसे छोटे छोटे एरिया रहेंगे जो स्लम एरिया हो सकते हैं। यहाँ पे उनके काम करने वाले लोग रहते हैं, यहाँ पे उनके नौकर रहेंगे या छोटे मोटे सामान बेचने वाले प्लम्बर हो सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन हो सकते हैं। ये सारे लोग सैटेलाइट में रहते हैं, दूर रहते हैं क्योंकि यहाँ ज़मीन मिल सकती है, यहाँ पे रहने का इंतजाम हो सकता है। मेट्रोपोलिस में तो नहीं हो सकता उनका। तो ये कहते हैं कि सिस्टम ने ऐसा बना दिया है कि डेवलपमेंट का आइडिया हम इसको देखते हैं, कोर को। यहाँ डेवलपमेंट हो गया और यहाँ पे लोग काम करने वाले मिल जा रहे हैं तो हमने मान लिया डेवलपमेंट हो गया। जितना कि उससे बड़ा एरिया देख रहे हैं तो वो मेट्रो जो सैटेलाइट एरिया बन गए हैं वो उतने डेवलप नहीं हो पा रहे हैं। बोले कि ये भी डिपेंडेंसी थ्योरी, क्योंकि वो लोग डिपेंडेंट बना दिए गए हैं उनके ऊपर। तो सही आंसर क्या होगा? 2, मेट्रोपोलिस। तो इनका नाम याद रखिए, एंड्रे गुडर फ्रैंक। इनका काम जो है पीस पे है, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट पे है, मीडिया पे भी है, कम्युनिकेशन पे भी है,
तो मीडिया को भी बोलते हैं कि कैसे काम करना चाहिए, मोरालिटी की बात करते हैं, मोरालिटी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं 63। निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक वैश्वीकरण का समर्थक है? Who among the following is the supporter of alternative globalization? अब ये क्वेश्चन अच्छा है बहुत, कि फिर से आज के समय, मॉडर्न समय में ये क्वेश्चन इस तरह के बहुत पूछे जाते हैं। जगदीश भगवती, थॉमस फ्रीडमैन, स्वामी रामन, डेविड हेड। वैकल्पिक वैश्वीकरण, अगर हम वैश्वीकरण या जिसको हम कह रहे हैं ग्लोबलाइजेशन देखें, तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? एक तरह से बोलते हैं कि ग्लोबल विलेज। ग्लोबल विलेज का मतलब क्या हो गया कि हम एक ही गांव हैं। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि इसका वैकल्प क्यों ढूंढ रहे हैं? ग्लोबलाइजेशन एक तरह से तो अच्छा है, लेकिन ग्लोबलाइजेशन किस चीज़ का हुआ है? इकोनॉमी का। और इकोनॉमी में भी ऐसा नहीं है कि अगर हम देखें कि अमेरिका अगर डेवलप कर रहा है और जापान अगर डेवलप कर रहा है, फ्रांस अगर डेवलप कर रहा है, लेकिन उसी समय में अफ्रीका और इंडिया या दूसरे पाकिस्तान या बांग्लादेश या श्रीलंका, ये कहते हैं ग्लोबल विलेज बनाइए, बेकार में आप टैक्स ले रहे हैं, एक ही जैसी चीज़ें, आप अलग से टैक्स मत लीजिए, हमको बेचने दीजिए, फ्री मार्केट दीजिए। ये बड़े कंट्री बोलते हैं हम फ्री मार्केट दें, क्योंकि ग्लोबल विलेज बन गया है। अलग अलग जो लॉज हैं यहाँ पे वो लॉज रिलैक्स किए जाए इनके लिए। लेकिन उसी समय में जब क्राइसिस हो रही है, अगर हम देखें तो मार्केट तो हम ओपन कर दे रहे हैं, लेकिन क्या ये अपना मार्केट भी ओपन करते हैं? अमेरिका जैसे कंट्री क्या हमको कहेगा कि भाई हेल्दी कंपटीशन कीजिए, जो यहाँ से हमारे पास लोग हैं वो यहाँ पे रोजगारी बढ़ रही है तो वहाँ भेज दिए जाए, वहाँ भी बेरोजगारी कम है तो वहाँ भेज दिया जाए? ऐसा नहीं होता। या कोई क्राइसिस आ जाए, इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाए, तब क्या वो हमको हेल्प करेंगे? तब नहीं करेंगे। तो बोले कि ये इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन है, सिर्फ अपने फ़ायदे का ग्लोबलाइजेशन। जब अपना फ़ायदा हो रहा है तब तो ग्लोबलाइज वर्ड है। जैसे ही आपको नुकसान हो रहा है तो बोलते हैं कि हम बंद कर देंगे। अभी आप देखें डोनाल्ड ट्रंप ने इंडियंस को आना बंद कर दिया था, बोला हम अपनी प्रायोरिटी देखेंगे। इसके अलावा बोलते हैं कि जैसे हम कहें कि हमारे यहाँ तो सस्ता लेबर है, हमारे यहाँ इंडस्ट्री लगाइए, तो भी वो बैलेंस करते हैं कि नहीं हमारे यहाँ इंडस्ट्री लगेगी तो रोजगार ज़्यादा मिलेंगे। तो अपने यहाँ तो रोजगार की चिंता कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ के रोजगार को खत्म करते, बोलते हैं फ्री मार्केट। फ्री मार्केट में आपका सामान तो सस्ता मिलेगा, हमारा सामान महंगा। तो इससे क्या होता है? हमारे यहाँ बेरोजगारी बढ़ जाती है। हमारे यहाँ मतलब जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, तो ये कहते हैं कि अल्टरनेटिव ग्लोबलाइजेशन की जरूरत है, जहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है उसका भी ग्लोबलाइजेशन हो, एडवांटेजेस का या प्रॉफिट का तो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम्स का भी ग्लोबलाइजेशन होना चाहिए, जहाँ पे मिलजुल के हम एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करें। कि जब हमारे यहाँ अच्छे, अमेरिका में मान लीजिए बेरोजगारी बहुत कम है, अगर इंडिया में बढ़ रही है तो कुछ लोगों को वो ले जाए जिससे बैलेंस हो जाए। या फिर जब हमारे, तो हम कह सकते हैं कि मार्केट भी फ्री होना चाहिए, कि हम टैक्सेस अलग से नहीं लेंगे, आप फ्री में आइए काम कीजिए, तो हो सकता है। तो ये एक स्वामी रामन अल्टरनेटिव थ्योरी देते हैं। आगे बढ़ते हैं, 64 की बात करते हैं। वाशिंगटन सहमति किसके पक्ष में है? तो वाशिंगटन कंसेंसस फेवर्ड राजकोषीय अनुशासन, कर सुधार, राष्ट्रीयकरण, मुक्त व्यापार। तो फिजिकल डिसिप्लिन, टैक्स रिफॉर्म, नेशनलाइजेशन, फ्री ट्रेड। तो क्या वाशिंगटन कंसेंसस किसके बारे में? फ्री ट्रेड के बारे में थी। ये जैसे हमने बताया ना ग्लोबलाइजेशन की बात है, तो ग्लोबलाइजेशन जो क्या कह रहा है, ट्रेड तो फ्री कर दो, टैक्स रिफॉर्म भी कर दो, अलग से टैक्स ना लगे, फिजिकल डिसिप्लिन भी होना चाहिए कि जिस तरह से हमने वर्ल्ड ऑर्डर बना रखा है उस तरह से हो, चीज़ें चले। तो एक तरह से ये ग्लोबलाइजेशन की बात है कि एक जगह जैसा कानून हो दूसरी जगह पे। लेकिन दूसरी तरफ जब प्रॉब्लम होगी तो वो आपकी अपनी है, कि आपके यहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है। जैसे श्रीलंका में क्राइसिस आ गई तो श्रीलंका की अपनी है। जब तक प्रॉफिट कमाना था तो चाइना भी है, इंडिया भी है, अमेरिका भी है, सब लोग हैं उनके एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। लेकिन जब क्राइसिस आ गए तो इंडिया ने तो फिर भी सपोर्ट किया, बाकी जो डेवलप्ड कंट्री थे उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। तो इसीलिए स्वामी रामन अल्टरनेटिव ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं। अब यहाँ पे है कि ये तीनों चीज़ें तो है, नेशनलाइजेशन की बात नहीं हो सकती क्योंकि लिबरलिज्म की बात हो रही है, उदारवाद की बात हो रही है। उदारवाद क्या कहता है कि कहीं पे भी सरकार जो है बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होगी, उसका नेशनलाइजेशन किसी चीज़ का नहीं करेगी। जैसे हमारे भारत में बहुत सी चीज़ नेशनलाइज, जैसे रेलवे हो गया या दूसरी चीज़ें जो है बहुत सी कंपनियां, जैसे मेट्रो हो गई, ये सब चीज़ अभी नेशनलाइज हैं।
लेकिन यूएस में अगर देखते हैं या दूसरे कंट्रीज में तो वहाँ ये चीज़ें वो इसके अगेंस्ट में होते हैं। हमारे यहाँ समस्या अलग है कि नेशनलाइज नहीं करेंगे तो चाहे वो जॉब की प्रॉब्लम हो सकती है या दूसरी प्रॉब्लम हो, तो ये चीज़ नहीं होगी। राष्ट्रीयकरण का अगेंस्ट में होते हैं, बाकी सारी चीज़ें सही है। आगे बढ़ते हैं, 65 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नांकित में से किसने सामाजिक क्रांति के अध्ययन के लिए संरचनात्मक उपागम अपनाया? Who among the following adopted a structural approach to the study of social revolution? सोशल रेवोल्यूशन के लिए स्ट्रक्चरल अप्रोच कि स्ट्रक्चर ही जो है वो कहते हैं रिस्पॉन्सिबल है किसी भी सोशल रेवोल्यूशन के लिए, क्योंकि वहाँ पे इस तरह की चीज़ें श्रीलंका में भी हुआ तो वो स्ट्रक्चर ही ऐसा हुआ, करप्शन इतना अधिक बढ़ गया और सब कुछ फोर्सफुली इम्प्लीमेंट कर दिया गया कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत कॉस्टली होती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की वजह से फसल बर्बाद हो जाती है, क्योंकि आप ऑर्गेनिक करेंगे तो कीड़े तो एडवांस हो चुके हैं या पेस्ट जिनको हम कहते हैं वो एडवांस हो चुके हैं, वो फसल को ख़राब कर देते हैं और ऑब्वियसली ऑर्गेनिक फार्मिंग करने से प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो वहाँ पे क्राइसिस आ गई, जो किसान थे उनके साथ। हमारे यहाँ भी इस तरह की क्राइसिस आती रहती है, या अभी देखेंगे फिर से किसान आंदोलन शुरू हो रहा है या किसान कुछ चीज़ें मांग रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हो रही हैं। तो अब सोशल रेवोल्यूशन को कौन किस तरह से देखते हैं, कौन लाता है ये, तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्रेन ब्रिंटन, थेडा सपॉल, हैना एरेंट, बैरिंगटन वुड। तो इसका सही है थेडा सपॉल। थेडा सपॉल इसका सही आंसर है। ये स्ट्रक्चरल अप्रोच लाते हैं सोशल रेवोल्यूशन को देखने के लिए। आगे बढ़ जाते हैं, 66 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जहाँ शक्ति है वहाँ प्रतिरोध है, और फिर भी या परिणाम स्वरूप या प्रतिरोध शक्ति के संबंध में कभी भी बाहरीपन की स्थितियों में नहीं है। Where there is a power, there is a resistance, and yet, or rather consequently, this resistance is never in the position of exteriority to power. Who made this statement? कि अब कौन ये स्टेटमेंट दे रहा है कि जहाँ शक्ति है वहाँ प्रतिरोध है, और फिर भी या परिणाम स्वरूप यह प्रतिरोध की शक्ति के संबंध में कभी भी बाहरीपन की स्थिति में नहीं है। इसका आइडिया कौन दे रहा है? हेनरी डेविड थोरो, महात्मा गांधी, मिशेल फूको, जेन साहब। हेनरी डेविड थोरो हो सकते हैं, महात्मा गांधी हैं, कि मिशेल फूको हैं, जेन साहब। तो इसका सही आंसर क्या है? मिशेल फूको। ये पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर है, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं कि जहाँ पावर है वहाँ पे है प्रतिरोध भी है। तो मिशेल फूको इसका सही आंसर हो गया। 66 के बाद 67 देख लीजिए। सैमुअल हंटिंगटन के द्वारा प्रतिपादित लोकतांत्रिकरण के 3 लहरों में भारत किस लहर में शामिल है? ये अच्छा क्वेश्चन है, ये प्रैग्मेटिक भी है और उसको समझ भी सकते हैं। 77 का 3। इन विच ऑफ वेव इज इंडिया इन्वॉल्व अंडर द 3 वेव्स ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन गिवन बाय द सैमुअल हंटिंगटन? फर्स्ट लॉन्ग वेव, फर्स्ट रिजर्व वेव, सेकंड शॉर्ट वेव, सेकंड रिजर्व वेव। प्रथम दीर्घ लहर, प्रथम विपरीत लहर, द्वितीय संक्षिप्त लहर, द्वितीय विपरीत लहर। तो इसका सही आंसर जो है 67 का है, सेकंड शॉर्ट वेव में अभी है। तो फर्स्ट लॉन्ग वेव जो होता है, जैसे हमने डेमोक्रेटाइजेशन का देखे, तो जब हम आज़ादी मांग रहे थे उस समय फर्स्ट लॉन्ग वेव थी। फिर सेकंड जो फर्स्ट रिजर्व वेव, उसके बाद जो हमने डेवलप किया फर्स्ट रिजर्व वेव, उसके बाद सेकंड जो शॉर्ट वेव आ गई है कि अब नई नई चीज़ें डेवलप हो रही हैं, डेमोक्रेटाइज हो रही है चीज़ें, लेकिन अभी और भी आगे है। फिर सेकंड रिजर्व वेव आएगी, और उसके बाद जो थर्ड वेव आएगी उसमें हम पूरी तरह से डेमोक्रेटाइज होंगे, जहाँ पे डेमोक्रेसी सही में बिलीव करेंगे। अभी तो पावरफुल लोगों से डरते हैं, अभी जो है इंडियन सोसाइटी उस तरह से नहीं मानती है कि अच्छी ये पावरफुल है तो ये करेंगे ही। अभी हम इस तरह की सोच रखते हैं, या ज़्यादातर लोग इस तरह की सोच रखते हैं कि कोई आदमी पावरफुल है तो वो गलत करेगा, उसका नियम है कि भाई वो गलत कर सकता है। इस तरह की चीज़ें अभी भी हम सोच रहे हैं। तो 67 का हट जाते हैं, 68 देख लेते हैं। लोकतांत्रिकरण के वैश्विक परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 68 जो क्वेश्चन है ये पूछ रहा है, अभी हम बात कर रहे थे कि
ग्लोबलाइजेशन की, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डेमोक्रेटाइजेशन इन ग्लोबल पर्सपेक्टिव। तो डेमोक्रेटाइजेशन, प्रजातांत्रिकरण जो हो रहा है वो, या लोकतांत्रिकरण वैश्विक परिप्रेक्ष्य में क्या है? विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में लोकतांत्रिकरण में वृद्धि भिन्न भिन्न है। क्या ये सही है? ऑब्वियसली ये सही है कि एक जैसे नहीं है, हर जगह लोकतांत्रिकरण अलग अलग है। हमारे यहाँ भी लोकतांत्रिकरण का एक अलग फेज चल रहा है। अगर हम पाकिस्तान में देखें तो वो हमसे पीछे हो गए हैं, या अफ्रीकन कंट्रीज़ में देखें तो कहने को तो डेमोक्रेसी है लेकिन वहाँ पे और पीछे की डेमोक्रेसी है। उसी तरह से देखें तो चाहे वो यूएस हो, जापान हो, ब्रिटेन हो, ब्रिटेन में देख सकते हैं आप कितनी तेज़ी से डेमोक्रेसी बदलती है। ज़रा सी चीज़ों पे भी रिज़ाइन कर दे रहे हैं वहाँ के। कितने प्राइम मिनिस्टर उन्होंने चेंज कर दिए कि उन्होंने स्टेटमेंट दिया था वो गलत था इसलिए रिज़ाइन करना पड़ा, किसी ने कोई आइडिया दिया वो सही नहीं हुआ उसलिए रिज़ाइन करना पड़ा। हमारे यहाँ बड़े से बड़ा इंसिडेंट भी हो जाता है तो ना कोई मिनिस्टर ना प्राइम मिनिस्टर आज के समय में, पहले करते थे। बहादुर शास्त्री ने सिर्फ एक ट्रेन इंसिडेंट की वजह से, जो कि उनकी गलती नहीं थी लेकिन फिर भी उन्होंने जिम्मेदारी लेते हुए दे दिया था इस्तीफा। लेकिन हमारे यहाँ उस तरह से आजकल नहीं होता। लेकिन इसका मतलब है कि अलग अलग है लेवल। लोकतांत्रिकरण गरीब और अमीर देशों के लिए, एक भिन्न सांस्कृतिक व्यवस्थाओं वाले देशों के लिए भी अलग अलग है। तो एक तो अलग अलग है जोग्राफिकल कंडीशन में, दूसरा है कि पुअर है और रिच है। तो आप देखेंगे ज़्यादातर रिच कंट्री जो है वहाँ का डेमोक्रेटाइजेशन ज़्यादा है। और तो अगर आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि 100% ट्रू है, लेकिन कुछ ज़्यादा 90% टर्म्स में आप देखेंगे जो रिच कंट्री हैं वहाँ पे ज़्यादा डेमोक्रेटाइजेशन है, ज़्यादा जेंडर इक्वलिटी है, ज़्यादा कम डिस्क्रिमिनेशन है। ऐसा नहीं 100% नहीं लेकिन कम डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव कम है, इंडिविजुअल्स को फ्रीडम भी है कि वो क्या खाएगा, क्या पहनेगा, कैसे रहेगा, उसके बाल किस कलर के होंगे, ये सारी चीज़ें उसके अपने चॉइस होती है। वो रिच कंट्री में ये हो रहा है। तो ऑलमोस्ट सही है दोनों ही। तो थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। 68 के बाद 69 देख लेते हैं। नवीन सामाजिक आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग न्यू सोशल मूवमेंट। शांति आंदोलन, मानवाधिकार आंदोलन, महिला आंदोलन को नवीन सामाजिक आंदोलन में सम्मिलित किया जा सकता है। इसके अलावा दूसरा है, इन आंदोलनों को पुराने श्रमिक आंदोलन से अलग करने के लिए नवीन कहा जाता है। शक्ति आंदोलन, जो शक्ति नहीं शांति आंदोलन, शांति आंदोलन, मानवाधिकार आंदोलन, महिला आंदोलन को नवीन सामाजिक आंदोलन में सम्मिलित किया जा सकता है। बिल्कुल कह सकता है कि अगर आप देखेंगे तो इनका इतिहास बहुत पुराना नहीं है। पिछले कुछ सालों से ही शांति पीस का मूवमेंट चला है, या ह्यूमन राइट को लेके इतना चीज़ें जागरूकता आई है, तो ये बहुत नवीन है, पहले नहीं होते थे। अगर आप हम जब आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो उस समय पीस मूवमेंट या ह्यूमन राइट मूवमेंट या इस तरह की चीज़ें नहीं थी, या नारी आंदोलन भी कम से कम इंडिया में या बाहर भी उस तरह से बहुत कम थे। तो पुराने जो होते हैं, लेबर मूवमेंट सबसे पुराना है क्योंकि जब मजदूर बढ़ने लगे उन्होंने आंदोलन करना शुरू किया। सबसे मूवमेंट आंदोलन के हिसाब से देखें तो लेबर मूवमेंट से तो सही है, दोनों ही सही है। फिर इसका भी 69 का भी 3 हो जाएगा सही। 70 देख लेते हैं। सॉरी 70। निम्नलिखित में से कौन सा नवीन सामाजिक आंदोलन की आवृत्ति नहीं है? Which of the following is not the attitude of new social movement? अभी न्यू सोशल मूवमेंट आज के समय बहुत इम्पोर्टेंट आ गया है, इस पर भी ध्यान रखिए। उपभोगवाद, उत्तर भौतिकवाद, केंद्रीकरण का विरोध, अधिक स्वायत्तता की मांग। आज के समय न्यू सोशल मूवमेंट में किस चीज़ के लिए मूवमेंट चल रहा है? कंजप्शन, उपभोगवाद तो है ही, उसके लिए मूवमेंट चलाने की ज़रूरत नहीं है कि आप, कैपिटलिज्म खुद ही कह रहा है कि आप सब कुछ उपभोग कर लीजिए। वो बना रहा है प्रोडक्ट, आपको ज़रूरत है कि नहीं आप उसका उपयोग कर रहे हैं। आप इतनी बार दिखाएगा, इतना डिस्काउंट है, इतनी चीज़ें डिस्काउंट में मिल रही हैं, आप उसको खरीद लेते हैं, भले आप उसको यूज़ नहीं कर पाते। तो उपभोक्तावाद के लिए अलग से मूवमेंट नहीं चल रहा है कि हमको सामान चाहिए, हमको खरीदना है, सामान पड़ा हुआ है आप जाके खरीदिए। पोस्ट मटेरियलिस्ट, उत्तर भौतिकवाद, कि आप भौतिकवाद से आगे निकले भाई कि भौतिकवाद हम सामान जो आजकल देखेंगे तो पोस्ट मटेरियलिज्म, मिनिमलिस्ट लोग भी आ गए हैं। तो उसका एक आंदोलन चला है कि कम से कम चीज़ों में हम रहें,
तो उससे एनवायरनमेंट भी सेव होगा, अपने भी हम ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। तो बहुत से लोग जापान में देखेंगे या बहुत से कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्री, तो मिनिमलिस्ट रहते हैं। वो अपना एक बिस्तर रख लेते हैं सोने के लिए, तो ना फ्रिज रख रहे हैं ना टीवी देख रहे हैं, वो जाके कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं या इस तरह की चीज़ें करते हैं, तो वहीं पे टीवी देख लिया, या फिर फ्रिज भी नहीं रखा, अगर ठंडा पीना है तो ठंडा कोल्ड ड्रिंक लिया या पानी लिया, बाहर से पी लिया। इस तरह की तमाम सारी चीज़ें वो अपने जो है, या देखिए माइक्रोवेव से लेके चिमनी से लेके तमाम सारी चीज़ें हम गैजेट्स जो रख रहे हैं, बोलते हैं कि उसकी ज़रूरत नहीं है। हम अगर नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, फ्रेश खाना ला रहे हैं, फ्रेश खा के खत्म कर देते तो हमें फ्रिज की भी जरूरत नहीं। तो इस तरह के तमाम सारे लोग मिनिमलिस्ट अप्रोच अपना रहे हैं। तो पोस्ट मटेरियलिज्म की मटेरियलिस्ट चीज़ों से आगे अपोजिशन टू सेंट्रलाइजेशन, इसका भी अपोज करते हैं ऑब्वियसली नए तरीके से, कि केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए पावर, कि ऐसा लोग सब कुछ सेंटर बताए कि ये करना है, हम अपनी जगह पे जो ज़रूरत है उस हिसाब से करेंगे। पूरी दुनिया में इसकी डिमांड बढ़ रही है, भारत में भी बढ़ रही है धीरे धीरे। और कई बार बहुत से लोग जो कंजर्वेटिव होते हैं वो सोचते हैं कि सेंटर में एक आदमी कंट्रोल करे। डिमांड फॉर ग्रेट ऑटोनॉमी ऑब्वियसली, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ हों, चाहे हॉस्पिटल हों, चाहे वो दूसरे, वो ऑटोनॉमी चाहते हैं कि हम अपना एडमिनिस्ट्रेशन अपनी तरह से देखें, ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट बोले या कोई और सुपर अथॉरिटी बोले। तो ये मॉडर्न चीज़ है, यही इसका गलत आंसर है फर्स्ट, बाकी सही है। आगे बढ़ते हैं, 71 देख लेते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर देखिए। तो इसमें सही उत्तर क्या है? दादर और नगर हवेली किससे रिलेटेड है? तो अगर देखें तो 10वें संशोधन से। गोवा, दमन और दीव ये किससे हुआ? 12वें से। कारगिल, माहे और यनम किससे हुए? 14वें से, सही है। और सिक्किम 35वां संशोधन जो हुआ है इसके थ्रू आए हैं। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे भी सिक्किम हमारे बाद में आया है, तो सबसे बाद में सिक्किम आए, बाकी सारी चीज़ें जो मिली है गोवा, दमन, दीव ये जो है ये पहले। तो आप देख सकते हैं फोर्थ जो होगा ऑब्वियसली लास्ट होगा, तो फोर्थ 2 में है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि गोवा, दमन, दीव ये सबसे पहले जो है। दादर नगर हवेली जो है वो 10वें संशोधन के थ्रू आगे, तो 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 71 के बाद 72 देख लेते हैं। भारत के संविधान के प्रवर्तन के समय संविधान की प्रथम अनुसूची में भारत के राज्य और क्षेत्रों को के कितने भाग उल्लेखित थे? तो एट द टाइम ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज ऑफ इंडिया एज मेंशन इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वर डिवाइडेड इन। तो कितने पार्ट में थे? भारत जब हम आज़ाद हुए उसी समय जब लागू कर रहे थे उस समय कितना था? आज के समय में देखें तो 3 पार्ट है। ये स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरी हैं, 2 पार्ट कह सकते हैं कि स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरी। उस समय कैसे होता था? स्टेट, यूनियन टेरिटरी भी होती थी, इसके अलावा जो सेंट्रल कंट्रोल और जो है प्रिंसली स्टेट भी उस समय थे हमारे पास। तो ये सारी चीज़ें मिला के बन सकते हैं। 4 पार्ट में था, 72 का थर्ड। उस समय 4 पार्ट में था और आज के समय तो देखेंगे कि 2 तरीके से है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटर जिसको हम यूनियन टेरिटरीज कहते हैं और दूसरा स्टेट्स। आगे बढ़ते हैं, 73rd। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उत्तर प्रदेश को कितने भाग में विभाजित करना चाहते थे? ये तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वांटेड टू डिवाइड उत्तर प्रदेश इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? इसका आंसर है 3 पार्ट्स, क्योंकि उत्तर प्रदेश उस समय बड़ा काफ़ी बड़ा स्टेट था। 74th, निम्नांकित में से किस आयोग समिति ने सिफारिश की थी कि वित्त आयोग को अपने स्वयं के सचिवालय के साथ एक स्थायी निकाय होना चाहिए? 74th का, which of the following commission committed recommend that finance commission should be a permanent body with its own secretariat? कौन सा कहता है?
प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, सरकारिया आयोग, राजमन्नार समिति, सरकारी आयोग राजमन्नार और नीति प्रशासनिक सुधार। तो राजमन्नार कमेटी जो है वो कहता है कि फाइनेंस कमीशन के पास अपना परमानेंट बॉडी होना चाहिए। राजमन्नार कमेटी है। सरकारी आयोग सेंट्रल स्टेट रिलेशन पे है और बाकी ये रिफॉर्म्स एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म पे है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और उसके बाद हम खत्म करेंगे। निम्नांकित में से किस आयोग ने सिफारिश की है कि विवाद उत्पन्न होने की तिथि से किसी भी अंतर राज्य जल विवाद या मध्यस्थता द्वारा निपटान के लिए 3 साल का समय सीमा निर्धारित की जा सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन रिकमेंडेड द टाइम लिमिट ऑफ 3 years may be prescribed for settlement by mediation of any interstate water dispute reckoning from the date of the dispute first arises। ये कौन बोल रहा है? तो इसका है फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जो है उसमें ही बोला गया था कि 3 साल के अंदर इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट अबाउट वाटर तो वो स्टेट वाटर तो उसको 3 महीने में खत्म कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर प्रथम या फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ही है। तो यहाँ पे अपनी बात खत्म करते हैं। हम होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, आप इस प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे लगातार। अगर आपने जितने भी हमारे अगर लिस्ट में चले जाएंगे नीचे जो डिस्क्रिप्शन दिया है उसमें सारे हमने बना रखे हैं, तो आप उसमें सर्च करेंगे या कैपिटल स्टडी सर्कल के जो यूपीएचएससी का जो प्ले लिस्ट है उसमें चले जाएंगे तो आपको सारे मिल जाएंगे। और आपने सारे कर लिए तो आप कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं होगा जो क्वालिफाई नहीं कर पाए, क्योंकि हम इतनी डिटेल में बताते हैं, चीज़ों को समझाते भी रहते हैं। और ये गारंटी है, पिछली बार भी हमारे यहाँ से बहुत से बच्चे क्वालिफाई किए और इस बार भी हम जानते हैं कि जो भी लोग सीरियसली पढ़ेंगे और सारी चीज़ें पढ़ डालेंगे वो ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। तो यहाँ पे थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर सकते हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमसे तो फ़ोन नंबर 6001203135 पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 6001939975 पे। वेबसाइट है www.capitalstudycircle.com। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम कैपिटल स्टडी सर्कल के नाम से है और ईमेल है thecapitalstudy20@gmail.com। अगर आपको पीडीएफ या कोई चीज़ चाहिए तो आप हमको कॉल कर सकते हैं, इसमें मेल कर सकते हैं, हम आपको पीडीएफ भेजने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर आप रिसर्च में हैं तो रिसर्च कर रहे हैं तो उसके लिए कोई अगर पीडीएफ चाहिए आपको तो आप हमको जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं, या पीडीएफ पीएचडी या रिसर्च के लिए आप कोई भी असिस्टेंस चाहते हैं तो हम आपको जरूर प्रोवाइड करेंगे। तमाम सारे यूनिवर्सिटीज़ के जो प्रोफेसर्स हैं वो हमारे कॉन्टेक्ट में रहते हैं, वो आपको हेल्प जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच और कल फिर मिलते हैं एक नए टेस्ट सीरीज़ के साथ। थैंक यू वेरी मच।